बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा केवल बायोलॉजी स्किप करते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री भी कर देते हैं। उनको फर्स्ट पीरियड से मतलब है केवल, सेकंड चाहे जिसका हो, इससे मतलब नहीं है उनको। देखिए, आ जाइए। लास्ट टाइम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स चल रहा था, ठीक है। इधर बैठ जाओ, आएगा नहीं उधर से, जल्दी बैठो जी। कुछ रिवाइज किए हैं? क्यों? पढ़ के आना चाहिए था। आज जो पढ़ाया जा रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, एक गैप हो जाता है ना, समस्या हो जाती है। मैंने आपको बताया था इधर देखिए, अब लास्ट टाइम मैंने बताया था डीएनए की पैकेजिंग, पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना कर लीजिए। अच्छा, क्यों साइन करने के लिए आते हैं? हो जाएगा। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग लास्ट टाइम बता रहे थे हमने बोला था डीएनए की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए उसको पैकेजिंग की नीड होती है। यूकैरियोटिक सेल में कितना लॉन्ग का डीएनए है? 2.2 मीटर टोटल लेंथ है डीएनए की, 2.2 मीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल में 1.36 मिलीमीटर उसने दिया है, जूम करके क्वेश्चन दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ बेसेस से अगर हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास नंबर ऑफ बेसेस हैं, दो बेस के बीच की डिस्टेंस आपको पता है फिक्स होती है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके डीएनए की लेंथ आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में मैंने बोला था पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप की प्रोटीन होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन से केवल पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनए की लेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए पैकेजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत वहां पर नहीं है। समझ में आ रहा है? और हिस्टोन के बारे में मैंने बताया था कितने टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, 5 टाइप की। कौन कौन सी थी? H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 टाइप की ये हो गई, और H1 अलग है, ठीक है। ये आपके पास डीएनए बताया था, ये डीएनए है। इसकी क्या करनी है? इसको छोटा करना है, कंप्रेस करना है। कैसे किया जाएगा कंप्रेस इसको? हिस्टोन प्रोटीन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं आपस में, और ये डीएनए के चारों तरफ रैप कर जाएगा, ठीक है। ये चारों प्रोटीन दो दो कॉपी में बताया था आपको। कितनी कॉपी में होती हैं? दो दो कॉपी में। इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से प्रोटीन है, 4 इधर हैं और 4 इसके पीछे की साइड में होंगी। टोटल मिलकर के कितना होती है? 8। ये आपके पास H2A है, ठीक है। ये H2B हो गया, H3 और H4। H1 नहीं होती है इसमें। 4 पीछे, सबकी दो दो कॉपी है। सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है, 8 हैं, ऑक्टामर बनाएंगी। कैसी शेप बनेगी? एक बॉल के आकार की शेप बनेगी, ठीक है। यहां तक हो गया था, ये यहां तक ये चीजें हो गई थी। अब आपको देखिए जो बुक में दिया हुआ है, ये आपके पास हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर, इसमें 8 प्रोटीन्स हैं टोटल। इसके चारों तरफ जब डीएनए रैप करेगा तो ये डीएनए आया, देखिए, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? ये इधर भी आएगा, सॉरी, ये आया। इस तरीके से रैप किया। कितना टर्न रैप करता है? 1/3/4 टर्न, ठीक है। तो कुछ डाटा आपको लिखाया था कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है, यहां लिखते रहिएगा साइड में, ये क्या है इसी को थोड़ा समझ लीजिए। हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? 8 प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। 8 प्रोटीन्स का एक ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कोर का मतलब है ये कि मेन पार्ट है ये, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम क्या है, अभी ये जो आपका बॉल नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसके चारों तरफ जो डीएनए है दोनों को मिला करके क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में मेन चीज क्या है, ये ऑक्टामर है। तो इसका कोर पार्ट क्या है न्यूक्लियोसोम का, ये ऑक्टामर है। इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर को क्या बोलते हैं, कोर पार्टिकल या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। इसको न्यू बॉडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी न्यू बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ इसमें डीएनए जो रैप करेगा, डीएनए रैप करेगा वो 1/3/4 टर्न। ठीक है, एक चक्कर पूरा, जैसे ये बॉल है इसके चारों तरफ धागा लपेटना है तो एक चक्कर पूरा लपेटेंगे, आधा और आधा ले जाएंगे, आधे के बाद एक चौथाई और ले जाएंगे बस। ठीक है, एक चक्कर पूरा, आधे के बाद में एक चौथाई और, मतलब एक 3/4 टर्न और ले जाएंगे, 1.25 टर्न हुआ। समझ में आ रहा है, 1.670 टर्न आप कह सकते हैं। इतना डीएनए इसके चारों तरफ पूरा 2 टर्न नहीं होता है, पूरा 2 चक्कर रैप नहीं होता है। ठीक है, इसमें कितना बेस पेयर होते हैं टोटल, तो लगभग बुक में लिखा है कि अप्रोक्स कितना होगा, अप्रोक्स 200 बेस पेयर का डीएनए होता है, बेस पेयर डीएनए। ठीक है, इन न्यूक्लियोसोम लगभग 200 बेस पेयर का डीएनए इसके चारों तरफ आपको मिलेगा रैप। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है तो लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम इक्वल टू क्या मिलेगा इसमें, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस क्या चीज, कोर डीएनए कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए लपटा हुआ है वही क्या है, कोर डीएनए, कोर पार्टिकल के चारों तरफ है। ठीक है, तो ये है कोर डीएनए। ठीक, इसी कोर डीएनए की जो लंबाई होती है वो लगभग 200 बेस पेयर की होती है। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज और बुक में लिखा हुआ है, ये जो प्रोटीन्स होती हैं, कोई भी प्रोटीन हो XYZ कोई भी, यहाँ तो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के, हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन कैसी हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। कैसा नेचर है इनका, बेसिक। बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज। अगर चार्ज बोलेंगे तो कैसा चार्ज रहेगा इनके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव अमीनो एसिड की ही बनी होती हैं। इन प्रोटीन में ज्यादातर अमीनो एसिड कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाले। ठीक है, तो आप बोलेंगे मेड बाय, ये किसकी बनी होती हैं, मेड बाय बेसिक अमीनो एसिड। और बेसिक का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि प्रोटीन बनता कैसे है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक प्रोटीन बनेगी। ठीक है, कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 अमीनो एसिड होते हैं, नहीं, ये ज्यादा होते हैं, बेसिक वाले ज्यादा हैं। ठीक है, एसिडिक वाले कम है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। समझ में आया। अब एक लाइन बुक में लिखा है कि कोई भी प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, वो किस चीज से डिसाइड होता है। ठीक है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, चार्ज ऑफ ए प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन का जो चार्ज होगा वो एसिडिक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो डिटरमाइन किससे होता है, डिटरमाइंड बाय, वो किस चीज से डिटरमाइंड होगा। ठीक है, किस चीज से, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रोटीन का चार्ज किससे डिटरमाइन होगा, 2 चीजों से होता है। एक तो उसमें अमीनो एसिड का अबंडेंस क्या है, ये लाइन लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड, मतलब किस टाइप के अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है। सोचिए मैं एक प्रोटीन बना रहा हूं, ये प्रोटीन मैंने बनाया, इसमें मैंने पॉजिटिव अमीनो एसिड क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए, और नेगेटिव वाले 3 किए हैं, पॉजिटिव चार्ज किए हैं।
ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा इस पर? 4 मैंने पॉजिटिव वाले लगे हुए हैं, 3 नेगेटिव लगा है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा इस पर? पॉजिटिव आएगा ना। मतलब किस अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है, अबंडेंस का मतलब उसकी संख्या किसकी ज्यादा। तो पहली चीज किस पर डिपेंड करता है? चार्ज डिपेंड करता है अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड टाइप का टाइप कैसा है, किस टाइप के अमीनो एसिड उसमें ज्यादा है, मतलब एसिडिक वाले ज्यादा हैं या बेसिक वाले ज्यादा हैं। ठीक है। और दूसरी चीज और किस पर डिपेंड करता है ये प्रोटीन पर चार्ज, कि जो अमीनो एसिड लगे हैं उनमें साइड चेन कैसी है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये अमीनो एसिड क्या है, ये बेसिक है। हम कैसे मान लिया बेसिक है? क्योंकि अमीनो एसिड का डिटेल बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ते हैं। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक सी है, COOH है, इधर NH2 हो गया, इधर R, इधर H, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये R ग्रुप देख रहे हैं, सारे अमीनो एसिड में ये 3 चीजें फिक्स होती हैं। जितने भी अमीनो एसिड है सब में ये 3 चीजें क्या होंगी, फिक्स। बदलेगा क्या? आर में अगर नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, सोचिए आर में लगा हुआ है CH2COOH, ये नेगेटिव ग्रुप है कि नहीं है COOH, तो एसिडिक माना जाएगा। ठीक है। और इसी में अगर मैं NH2 लगा दूं तो ये बेसिक माना जाएगा। इसी में अगर बेंजीन की रिंग जोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो आर चेन का मतलब ये जो साइड चेन है, आर चेन क्या होती है, इसकी साइड चेन है। तो साइड चेन में कैसा ग्रुप लगा है, ठीक है, उसके आधार पर प्रोटीन का चार्ज डिसाइड होता है। एक तो अमीनो एसिड की संख्या क्या है और दूसरी चीज क्या है, अमीनो एसिड में साइड चेन कैसी है। तो दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ साइड चेन ग्रुप। जो साइड चेन है उसका, उसमें कैसा ग्रुप लगा है, इसी को आप लिख सकते हैं आर ग्रुप कैसा है। ठीक है। तो ये 2 चीजों पर प्रोटीन का चार्ज डिसाइड होता है। अब देखिए H1 जो प्रोटीन होती है ये कहां होती है, ये लिंकर डीएनए में होती है। लिंकर डीएनए समझ लीजिए क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक ऑक्टामर हो गया, एक ऑक्टामर ये हो गया, इसके और एक ऑक्टामर ये हो गया। इसके चारों तरफ जब डीएनए रैप करेगा तो इस तरीके से देखिए ये आया। ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, टोटल स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम, 2-3 यहां दिख रहा है, दोनों न्यूक्लियोसोम। यहाँ H1 यहां लगी होती है, कहां पर, यहां पर H1 यहां लगी रहती है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं बुक में दिखाते हैं H1 बीच में है, बीच में नहीं है, तो बीच में ही, लेकिन वो यहां होती है वास्तविक रूप से। जैसे बॉल है, बॉल के चारों तरफ आपने धागा लपेटा, अब उस धागे को टाइट करेंगे, नहीं करेंगे तो बॉल से धागा ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आया, दोनों साइड में उसको क्या करेंगे, H1 प्रोटीन से उसको टाइट कर दिया जाता है। तो H1 प्रोटीन जो है वो लिंकर डीएनए में होती है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम के अलावा जो डीएनए आपको ये दिख रहा है ना, ये डीएनए क्या है, लिंकर है। क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने में ये डीएनए मदद कर रहा है। ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा H1 कहाँ है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए क्या होता है, ये कनेक्ट करेगा, कनेक्ट टू न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम को ये डीएनए कनेक्ट करता है, लिंकर डीएनए। समझ में आ रहा है, आ रहा ना। अगर न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना हो, जैसे क्रोमैटिन, अब आपको समझ में आया होगा कि डीएनए, क्रोमैटिन, डीएनए क्या है, डीएनए एक धागा है। डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन रैप कर जाती हैं तो क्या बन जाता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होगा, अभी देखिएगा, तो क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर क्रोमैटिन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे जैसे बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। एक धागे में जैसे मोती लगा होता है, एक धागे में क्या लगा होता है, मोती, उसी तरीके से आपको ये न्यूक्लियोसोम नजर आएंगे बीड्स की तरीके से। कैसे नजर आएंगे, बीड्स के तरीके से।
लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग कहां देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहेगा या कंपाउंड रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन में दिखता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमेटिन को देखेंगे, अच्छा ये बताइए क्रोमेटिन जो है ह्यूमन में सेल डिवीजन आपने पढ़ रखा है, किस स्टेज में आपको क्रोमेटिन दिखाई देगा, इंटरफेज में दिखाई देगा, एम फेज में दिखाई देगा। कैसे एम फेज में दिखेगा क्रोमेटिन? क्रोमेटिन कहां दिखता है, इंटरफेज की एम फेज? इंटरफेज में दिखेगा। जब क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम दिखते हैं किसमें, एम फेज में। समझ में आया? इंटरफेज में चूंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए क्रोमोसोम अनवाइंड होता है, क्रोमोसोम अनवाइंड होगा। भाई देखिए डीएनए कंप्रेस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और कंप्रेस होता है तो बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। और वही क्रोमोसोम जब खुलेगा तो पहले डायरेक्ट डीएनए नहीं बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, क्रोमेटिन बनाएगा, तब बनेगा डीएनए। तो क्रोमेटिन आपको इंटरफेज में दिखता है। समझ में आ रहा है? यहां ये लाइन नोट कर लीजिएगा कि जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम वो लुक्स लाइक, दिखाई देता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब क्रोमेटिन को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। अब थोड़ा पैकेजिंग समझ लीजिए कि पैकेजिंग कैसे होती है, समझ में आ रहा है? एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया बुक में, ये पूछा गया है कि ह्यूमन का जो डीएनए होता है कितना है, ह्यूमन के डीएनए में कितना बेस पेयर है, ह्यूमन के डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, न्यूक्लियोसोम की संख्या बता सकते हैं? थ्योरेटिकली बोला उसने, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। एक थ्योरेटिकली आप बताइए कितने न्यूक्लियोसोम लगभग होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है कि ह्यूमन के डीएनए में बेस पेयर कितने हैं, बेस पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। समझ में आया? और टोटल बेस पेयर पूरे एक सेल में इतने बेस पेयर हैं, 46 क्रोमोसोम का डाटा मिला लीजिए आप। अब एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में लगभग कितना डीएनए, लगभग है देखिए, इसलिए एग्जैक्ट आप ये नहीं निकाल सकते हैं। उसमें बोला थ्योरेटिकली आप बताइए, प्रैक्टिकली आप जो है 100 एग्जैक्ट डाटा नहीं निकाल पाएंगे। तो चूंकि एक न्यूक्लियोसोम को बनाने में कितना डीएनए खर्च होता है, 200 बेस पेयर का डीएनए इसके चारों तरफ लपटता है, तो 200 बेस पेयर एक में खर्च हो रहा है। टोटल बेस पेयर हमको पता है, टोटल बेस पेयर इतने हैं, 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में खर्च हो रहा है, तो आप बता सकते हैं इनकी संख्या, क्योंकि इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 200 बेस पेयर से, ये भी बेस पेयर है, ये भी है, ये टोटल बेस पेयर है, और एक को बनाने में इतना बेस पेयर खर्च हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या चीज, संख्या, हाँ 3.3 × 10⁻⁷ आएगा। इतना न्यूक्लियोसोम होंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ में आया? अब डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग कैसे होती है, शुरुआत में देखिए आपको एक चीज बताया कि हिस्टोन प्रोटीन। अब आप नोट करिएगा कि जो पैकेजिंग है कहां पर, इन यूकैरियोट्स में, किसकी बात कर रहा हूं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। वहां पर पैकेजिंग किससे होती है, बाय हिस्टोन से भी होती है और नॉन हिस्टोन। आपने हिस्टोन देख लिया, हिस्टोन प्रोटीन आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक प्रोटीन और होती है नॉन हिस्टोन। हिस्टोन नॉन हिस्टोन में अंतर क्या है, हिस्टोन बेसिक होती है, ठीक है, और नॉन हिस्टोन क्या है, एसिडिक है। बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें बेसिक वाले अमीनो एसिड ज्यादा है, लाइसिन और आर्जिनिन, और एसिडिक वाले में एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा है। एसिडिक कौन कौन से होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये सब एसिडिक अमीनो एसिड है। तो ये हिस्टोन हो गया, और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से स्टार्टिंग में अगर देखिए, जैसे जब डीएनए को कंप्रेस किया जाता है
तो दो तरह स्टेप होते हैं, एक होता है शुरुआत में कंप्रेस, शुरुआती स्टेप, जैसे डीएनए को जब शुरुआती दौर में कंप्रेस किया जाता है, इनिशियल स्टेजेस, तो वो हिस्टोन प्रोटीन शुरुआत में भाग लेती हैं, और आगे फर्दर कंप्रेस किससे होता है, नॉन हिस्टोन। शुरुआत में कंप्रेस डीएनए होता है हिस्टोन से, और फर्दर जो है वो नॉन हिस्टोन से। ठीक है, समझ में आया? तो ये हिस्टोन क्या है, ये इनिशियल स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है, शुरुआती अवस्थाओं में ये है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कब है, फर्दर पैकेजिंग, फर्दर पैकेजिंग, मतलब जो डीएनए की पैकेजिंग होती है तो शुरुआत में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा और बाद में नॉन हिस्टोन। ठीक है, नॉन हिस्टोन हो गया एसिडिक। याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, नोट कर लीजिएगा, इन प्रोकैरियोट में हिस्टोन क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, हिस्टोन नहीं होती है, केवल क्या होती है, नॉन हिस्टोन, ओनली नॉन हिस्टोन, केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये अलग से नोट कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोट में केवल नॉन हिस्टोन होती है। ज्यादा पैकेजिंग कौन कराएगा, हिस्टोन, हिस्टोन मेन है। ठीक है, अब बताइए प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी होगी, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम की संख्या निकाल सकते हैं। डीएनए की लेंथ आपको पता है, बेस पेयर पता है, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होता है ई कोलाई में, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर है। प्रोकैरियोट में अब न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी होगी, बताइए सोच करके। किसी का आंसर आया, जल्दी बता दीजिए कितना होगा, प्रोकैरियोट में कितने न्यूक्लियोसोम, आ जाइए, आओ आओ जल्दी से आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आइए बताइए प्रोकैरियोट में कितने न्यूक्लियोसोम, कहाँ थे जी, कितने न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोट में, हाँ जोर से बोला करिए थोड़ा सा। 0 होता न्यूक्लियोसोम, कितना होता है, अब बताइए 0 क्यों होगा, कोई न्यूक्लियोसोम नहीं है प्रोकैरियोट में, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा, सोचिए। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो न्यूक्लियोसोम नील होता है, याद रखिए, क्योंकि वहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो आप नोट कर लीजिएगा प्रोकैरियोट में नो न्यूक्लियोसोम, कोई न्यूक्लियोसोम नहीं है, पैकेजिंग होती है बट न्यूक्लियोसोम नहीं होता है, वो दूसरे तरीके से पैकेजिंग होती है उसकी। ठीक है, नॉन हिस्टोन कराते हैं, नो न्यूक्लियोसोम, बिकॉज नो हिस्टोन, कोई हिस्टोन नहीं है। मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया था पहले कि यहां कोई हिस्टोन नहीं होती है, समझ में आ रहा है। अब डीएनए यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग को एक थोड़ा सा समझ लीजिए, एनसीईआरटी ने 3-4 लाइनों में इसको खत्म किया है, और देख लीजिए, हटा दें इसको। देखिए ये आपके पास डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को क्या करना है, कंप्रेस करके छोटा करना है, इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, कैसे कंप्रेस होगा, हिस्टोन प्रोटीन आएगा, ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन ये आपके पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और इसके चारों तरफ ये डीएनए क्या हो जाएगा, रैप कर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, हो गया रैप। ये कुछ डायमीटर कुछ बढ़ा कि घटा, मोटाई बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। डीएनए जब, जैसे डीएनए से में लंबा है और 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी मोटाई है, क्योंकि डायमीटर जो है वो कितना है, वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, या 2 नैनोमीटर कह सकते हैं, कितना है, 2 नैनोमीटर कह सकते हैं, है डायमीटर इसकी मोटाई है, ये मोटाई, ठीक है। अब जब ये छोटा होगा तो मोटाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, कंप्रेस हो रहा ना, कंप्रेस हो रहा है तो ये छोटा हो रहा है, इसकी मोटाई बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 नैनोमीटर पे आ जाएगा, आ गया, कितना नैनोमीटर आ गया, 10।
ठीक है, या 100 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? अब ये है इनिशियल लेवल। मैंने जो आपको बताया था कि जो पैकेजिंग होती है वो 2 स्टेप में होती है, एक शुरुआती वाली और एक बाद वाली। यहां शुरुआती वाली में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? हिस्टोन। ये इनिशियल स्टेप ऑफ पैकेजिंग है ये, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है? ये इनिशियल, नोट कर लीजिएगा, इनिशियल स्टेप है ये पैकेजिंग का। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? केवल और केवल हिस्टोन ही। तो हिस्टोन सबसे पहले आएगा और डीएनए को कंप्रेस करना चालू कर दे। इसके बाद कंप्रेस कौन करेगा? अब नॉन हिस्टोन का रोल होगा, ठीक है। और नॉन हिस्टोन अब आएंगी, अब होगा बाई नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन से होगा, ठीक है। और ये फर्दर कंप्रेस होगा, फर्दर कंप्रेस आगे, ठीक है। कंप्रेस होगा तो क्या बनेगा? अभी सोलेनॉइड, अब याद कर लीजिए आप, सोलेनॉइड बनता है, फिर सुपर सोलेनॉइड, मतलब इसकी लंबाई घटेगी, मोटाई बढ़ती जाएगी, थिकनेस इसकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहां पर ये डीएनए देखिए, अब मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूं रफली, ठीक है। ये डीएनए और थोड़ा सा क्या हो गया, ये मोटाई इसमें बढ़ गई। न्यूक्लियोसोम गायब नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसोम इसमें है, अंदर दिखाई नहीं गए हैं बॉल वो, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गया, ये थिकनेस बढ़ गया और आप इसको क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे, सोलेनॉइड, ठीक है। इसका 30 नैनोमीटर डायमीटर हो गया, बढ़ गया मोटाई, 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर हो गया। सोलेनॉइड से क्या बनेगा? सुपर सोलेनॉइड, ठीक है। और इसको कंप्रेस कर दिया ये, और क्या बन गया? ये सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड 300 आ जाएगा, ठीक है। ये 300 नैनोमीटर, याद बहुत आसान है याद करना। 2 से 10 हुआ, 10 से 30, 30 से 300 हुआ। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनते हैं क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में आपको कितने क्रोमेटिड दिखाई देते हैं? 2 होते हैं, एक ये है और एक ये है, देख रहे हैं ना। क्रोमेटिड जानते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम को ऐसे बनाऊं तो कितना क्रोमेटिड है? 1 केवल। एक और बना दें बगल में रेप्लिकेट करके तो एक ये हो गया, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड है, ये है, और एक ये है। दोनों क्रोमोसोम में अगर आप देखेंगे डायमीटर 700 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 700। अगर पूछा जाए क्रोमेटिड का डायमीटर तो कितना आएगा? सॉरी 700 नहीं, 1400 नहीं, 1400 रहेगा। दोनों मिलाकर के यहां से यहां तक का 1400 नैनोमीटर। एक की बात करेंगे तो 700। एक क्रोमेटिड का डायमीटर 700, क्योंकि 2 हैं तो मिला के 1400 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्रोमोसोम लिख सकते हैं। कुछ जगहों पर लिखा होगा बुक में कि सुपर सोलेनॉइड के बाद क्या बनता है? क्रोमेटिड बनता है, 700 नैनोमीटर दिखाते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम दिखाते हैं। तो डायरेक्ट आप क्रोमोसोम दिखा दीजिए, ये बन गया क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका डायमीटर आ जाएगा 1400 नैनोमीटर। समझ में? थिकनेस हो जाएगी इसकी। तो ये स्टेप है ऐसे डीएनए की क्या होती है? पैकेजिंग होती है। शुरुआत में पैकेजिंग हिस्टोन से, फर्दर पैकेजिंग नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन होता है एसिडिक, हिस्टोन होता है बेसिक। समझ में आ रहा है ना? अब क्रोमैटिन बताया गया बुक में, जो क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन समझ रहे हैं ना आप? देखिए ये डीएनए है, बताइए इसमें से क्रोमैटिन कहां तक बोला जाएगा? कहां तक क्रोमैटिन है? यहां तक क्रोमैटिन है। क्रोमोसोम वो है, क्रोमोसोम के पहले डीएनए कंप्रेस ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। जब डीएनए डीएनए के रूप में दिखाई देगा, केवल एकदम कंप्रेस नहीं, तब उसको बोलेंगे डीएनए। थोड़ा सा कंप्रेस क्रोमैटिन, और कंप्रेस, फुल्ली कंप्रेस तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सबसे ज्यादा किस स्टेज में कंप्रेस रहते हैं? कौन सी स्टेज होती है जहां क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंप्रेस दिखाई देता है? वो वाली स्टेज क्रोमोसोम की कहां दिखेगी? मेटाफेज में सबसे अच्छा क्रोमोसोम दिखता है। जब सेल डिवीजन आप पढ़ते हैं तो आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक दिखाई देता है, सबसे मोटा दिखाई देता है। और सबसे अच्छा क्रोमोसोम कहां दिखेगा? मेटाफेज। अगर आपको सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या काउंट करनी है तो कौन सी स्टेज को प्रेफर किया जाएगा? मेटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम की मोटाई सबसे ज्यादा मेटाफेज में रहती है। संख्या आप वहीं से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक यहां लिख लीजिएगा, क्रोमोसोम जो है कैन बी बेस्ट सीन,
कैन बी बेस्ट सीन, देखा जा सकता है इन मेटाफेज में, सबसे बढ़िया मेटाफेज में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि सेल डिवीजन जब आपने पढ़ रखा है, ये देखिए, ये आपका G1 है, ये S है, ये G2 है। G1 में जब क्रोमोसोम आएगा डीएनए, तो डीएनए खुल जाता है, क्रोमैटिन के रूप में आ जाता है। S फेज में वो डीएनए का रूप ले लेता है। फिर G2 में क्रोमैटिन, फिर जब यम फेज में जाएगा तो यम फेज में जब प्रोफेज रहेगी तो यहां से कंडेंसेशन चालू हो रहा है। ज्यादा कंडेंस नहीं है, मेटाफेज में बहुत कंडेंस, एनाफेज में उतना रहेगा और टीलोफेज में फिर वो डीकंडेंस हो जाएगा। अरे प्रोफेज और टीलोफेज का डिफरेंस जान रहे हैं ना, कि प्रोफेज में डीएनए क्या है, कंडेंसेशन की तरफ बढ़ता है और टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होता है, इसका जस्ट अपोजिट है वो। ठीक, अब मैं इस क्रोमैटिन को, जो क्रोमैटिन आपको दिख रहा है, उसके टाइप बताता हूं। दो टाइप का क्रोमैटिन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो तरीके का होता है। न्यूक्लियोइड समझ में आया था लास्ट टाइम। न्यूक्लियोइड क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जिस जगह पर रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमैटिन के टाइप कितने हैं? दो टाइप हैं। पहला है इसमें हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, और दूसरा है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ठीक। अगर मैं डायग्राम के रूप में बनाऊं तो ये देखिए इस तरीके से, ये आपका न्यूक्लियस है। सेल का क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बाहर की साइड में जो क्रोमैटिन रहता है, बाहर की साइड में पेरिफेरी पर, वो कौन सा क्रोमैटिन होता है? हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। और जो क्रोमैटिन आपको सेंटर यहां बीच में दिखाई देता है वो कौन सा है? यूक्रोमैटिन है। बाहर वाला हेटेरो और बीच का वाला यू। तो हेटेरोक्रोमैटिन ये है हेटेरो वाला, और ये क्या है? यूक्रोमैटिन है, ठीक। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? हेटेरोक्रोमैटिन एट पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको पेरिफेरी पर मिलेगा। किसके पेरिफेरी पर? ऑफ न्यूक्लियस, मतलब पेरिफेरी का पेरिफेरल रीजन लिखेंगे इसको, एट पेरिफेरल रीजन ऑफ न्यूक्लियस। और ये कहां मिलेगा? ये सेंट्रल रीजन में मिलेगा आपको। दूसरा डिफरेंस क्या है? यूक्रोमैटिन टाइटली पैक है, देखिए ये टाइटली पैक है, ये कंप्रेस ज्यादा है, और ये लूजली अरेंज है, ये टाइटली पैक है, ठीक है। बाहर वाला टाइटली पैक होता है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, और ये क्या है? लूजली अरेंज्ड। जब, अच्छा बताइए, क्रोमैटिन को या डीएनए को किस चीज से स्टेन किया जाता है? स्टेन का मतलब कलर। उसको डाई से स्टेन करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? डाई से। तो स्टेन करने पर ये वाला जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये डार्क कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस है। ये हल्का दिखाई देगा क्योंकि ये लूजली अरेंज है। जो चीज दूर दूर होती है वो हल्की दिखाई देती है, जो चीज पास पास होगा जब कलर करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा? डार्क कलर का। तो हेटेरोक्रोमैटिन कैसा दिखाई देता है? डार्क कलर्ड आफ्टर स्टेनिंग, जब इसको स्टेनिंग करेंगे। और ये कैसा है? लाइट कलर का, ठीक है। ये तो डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस लास्ट में इंपॉर्टेंट, हाँ, ये वाला इनएक्टिव होता है, बाहर वाला, अंदर वाला एक्टिव। कैसा इनएक्टिव? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन जानते हैं, डीएनए है, क्योंकि क्रोमैटिन में है क्या है? डीएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो ये इससे कभी प्रोटीन नहीं बनती है क्योंकि इतना टाइटली पैक होता है कि ये खुल नहीं पाता है। ये लूजली अरेंज है, इससे डीएनए से आरएनए यहां बन जाएगा, लेकिन यहां डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। तो ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है? एक्टिव है।
मतलब इससे आप कह सकते हैं नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, क्योंकि जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगी। कोई प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नो एमआरएनए, कोई एमआरएनए नहीं बनता है। और इससे क्या है, प्रोटीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा बताइए। या नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, वहां रेप्लिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको अगर देखेंगे कि आप क्रोमोसोम में अगर देखना चाहें तो देखिए, क्रोमोसोम में ऐसे देख लीजिए, ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में आप जानते हैं कि जो सबसे किनारे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, टीलोमर। टीलोमर सबको पता है ना, टीलोमर क्या, क्रोमोसोम गुणसूत्र के जो किनारे वाला हिस्सा, जो छोर होता है इनका, इसी को बोलते हैं टीलोमर। और इसी टीलोमर में क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, बीच में, जानते हैं ना, दोनों आर्म को जोड़ने वाला हिस्सा ये बीच में सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर के आसपास का जो रीजन होता है वो भी क्या है, इनएक्टिव है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भी क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। मतलब ये पार्ट किनारे वाले और सेंट्रोमियर का इधर और इधर वाला जो हिस्सा है, सेंट्रोमियर बीच में होता है, उसके दोनों साइड का कुछ हिस्सा वो इनएक्टिव होता है, वहां हेटेरोक्रोमेटिन होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए बहुत टाइटली पैक होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, इतने इतने का, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ये टीलोमर है, ये टीलोमर है, और इसी टीलोमर में क्या होगा, कंटेन, इसमें आपको हेटेरोक्रोमेटिन मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन है, यहां पर भी दोनों जगहों पर मिलेगा, ठीक। तो ये क्रोमेटिन के टाइप्स हो गए, हेटेरो और जो। अब देखिए अगला टॉपिक दिया है, कुछ पूछना है इसमें और? हाँ छूट गया, सेंट्रल डोग्मा समझ लीजिए, हटा दें इसको। देखिए एक टॉपिक छूट गया है, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये क्या बताता है, सेंट्रल डोग्मा क्या बताएगा आपको, ये बताता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रास्ता, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रांसफर होती है। जैसे हमको जो पेरेंट्स से मिलता है वो कहां से मिला, पेरेंट्स से। तो हमको जो हमारे जानते हैं जीन में जो चीज होती है, जैसी सूचनाएं जीन में होंगी वैसे ही क्या बनेगा, कैरेक्टर डिसाइड होता है। क्यों, क्योंकि जो सूचना जीन में रहती है वैसे ही प्रोटीन बनती है और वैसे ही कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, सब कुछ जीन में है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या बताएगा, जेनेटिक, ये बताता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफर कैसे होता है, उस मेथड को बताता है। मेथड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे आपको पता है कि डीएनए है, डीएनए में कोड होता है, कोड, किस टाइम कौन सी प्रोटीन बननी है, ये सूचना कहाँ स्टोर है, डीएनए में है। पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोटाइड समझ गए हैं और आप बेस समझ गए हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डीएनए से पहले तो जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये तो होता है ना, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया। अब इस डीएनए से क्या बनता है, इससे बनेगा एमआरएनए, क्योंकि आरएनए के टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। तो एक मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए में जो सूचना है उस सूचना से क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। तो प्रोटीन तो डायरेक्ट बन नहीं सकती है, तो पहले एक बनेगा एमआरएनए, ठीक है। उस एमआरएनए में वो सूचना चली गई है जो प्रोटीन जैसी बनानी है, वैसी इंफॉर्मेशन डीएनए ने किसको दे दिया, एमआरएनए को दे दिया, और उस एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। एक बार में एक ही प्रोटीन बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार में यूकैरियोटिक सेल में एक ही प्रोटीन बनती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक बार में कई प्रोटीन बनती है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डीएनए से आरएनए का, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना
ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो सूचना इंफॉर्मेशन यहां से कहां गई, पहले एमआरएनए में गई और एमआरएनए से तब प्रोटीन में, डायरेक्ट प्रोटीन में नहीं गई। यही बताता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, वो बताता है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैसे वो ट्रांसफर होती है। ठीक, अब जो ये हर जगह फॉलो नहीं होता है, जो वायरस होते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरसेस, जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। जानते हैं रेट्रोवायरस में क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। वहां पर ये सेंट्रल डोग्मा रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे अब जब आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो पहले इस आरएनए से क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए। पहले इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, क्योंकि ये आरएनए, बुक ने एक लाइन लिखा है, आप पढ़ेंगे, कौन सा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया उसमें कहीं कि आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। किसी ने पढ़ा है लाइन, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, कहीं मिलेगा आपको, ये आप यहां पढ़ेंगे, कौन सा वाला, हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट के आगे जो लिखा है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें कहीं मिलेगा कि आरएनए डायरेक्टली बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, लेकिन वो आरएनए कौन सा होता है, एम आरएनए। नॉर्मल आरएनए प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बना सकता है, याद रखिएगा। प्रोटीन किससे बनती है, एम आरएनए से, ठीक है। इस आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकती है, एम आरएनए से बनती है प्रोटीन। तो सोचिए, आरएनए से प्रोटीन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, जो इंफॉर्मेशन कुछ सूचना आरएनए में है, इससे बनाना है तो पहले इससे क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। मतलब जहां वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जिसमें आरएनए होता है, वहां पर क्या बनता है, पहले डीएनए बनता है, फिर इस डीएनए से क्या बनता है, तब बनेगा एमआरएनए, और फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। इतना तो आपने यहां से यहां तक पढ़ रखा है। ये चीज उल्टी हो जाती है, मतलब आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। यहां इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जा रही है, और यहां आरएनए से कहां जा रही है, डीएनए में, तब डीएनए से फिर एमआरएनए बन रहा है। मतलब कुछ उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए में इंफॉर्मेशन गई। आप सोचिए वो आरएनए ही तो है भाई, कोई टाइप का तो आरएनए है, डीएनए से कहां गई, आरएनए में। यहां क्या, आरएनए से पहले इसको डीएनए में जाएगी इंफॉर्मेशन, तब फिर डीएनए से एमआरएनए, क्योंकि ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए सब बीच में करना पड़ गया। ये सब समझ में आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, ये स्टेप जो है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, और यहां आरएनए से डीएनए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है, डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा ही नहीं। वायरस जानते हैं आपने, कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उसमें जो एचआईवी का लाइफ साइकिल आप पढ़ते हैं, तो एचआईवी जब अटैक करता है टी लिम्फोसाइट पर, यहां पर इस तरीके से एचआईवी में क्या है, आरएनए है, ठीक है। ये आरएनए जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये आरएनए होस्ट सेल, हमारी होस्ट सेल के साथ में जो डीएनए है उसके साथ जुड़ेगा जाकर के, फिर इसके डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनता पहले, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, फिर ये डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में जाकर के हमारे डीएनए से जुड़ेगा, और फिर वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि डीएनए से अब आरएनए बनाना है, वो काम होगा। मतलब आरएनए सेल में जाकर के डीएनए में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके प्रोटीन बनती है, ऐसे नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंजाइम कौन सा लगेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहां कौन सा लगेगा, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। वहां आप ट्रांसक्रिप्टेज नहीं कहेंगे, हाँ हो सकता है, लेकिन उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे दो, टेमिन एंड बाल्टीमोर, नोट कर लीजिएगा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसको डिस्कवर किया था ऐसे नोट करिएगा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, ये किसने दिया था, बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर,
दो साइंटिस्ट हैं, टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक, ये फिनिश हो गया। अब अगला टॉपिक कौन सा है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो डेली आते होंगे उनको कुछ पल्ले पड़ता होगा, जो कभी कभी वाले हैं वो कभी कभी पल्ले पड़ता होगा उन लोगों को। क्यों? हाँ? आप डेली आएंगे, अगर आपको पढ़ने में कमजोर है कोई समस्या नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, समझ में आएगा। कभी कभी आएंगे तो कभी कभी समझ में आएगा। देखिए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था वो था फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने या जो भी साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या चीज ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, फैक्टर का नाम दे दिए थे, जीन को फैक्टर बोल दिया था, लेकिन वो चीज क्या है, केमिकली क्या है, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप का भी पता नहीं था। जो आए साइंटिस्ट सर्टेन एंड बोवरी, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दे दिया। तो ये सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या बताता है? ये टॉपिक ये बताएगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है। अगर होता है तो क्या होता है, डीएनए जाएगा कि आरएनए जाएगा कि प्रोटीन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ डाटा नोट कर लीजिए। पहले देखिए, बुक में लिखा है इस तरीके से कि 1865 में और 1869 में, 1865 में मेंडल ने अपने लॉ पब्लिश किए थे। मेंडल ने क्या किया था? पब्लिश किया था, पब्लिश्ड लॉ। ठीक है, अपने लॉ दिए थे मेंडल ने। समझ में आया? मेंडल ने गिवन लॉ, यहाँ पे गिवन लिखिएगा। 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर आए, उन्होंने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया। न्यूक्लियन क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड ही है भाई। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियन का नाम दे दिया था। ठीक है, तो 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने डिस्कवर्ड किया, न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था। ये लिखा है उन्होंने कि दोनों डिस्कवरी लगभग साथ साथ, मतलब जिस समय मिस्चर ने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया उसी समय मेंडल ने लगभग उसी समय क्या किया? इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे। लगभग उसी टाइम, देखिए ज्यादा गैप नहीं है ना, 4 साल का गैप है। समझ में आया? तो दोनों लगभग साथ में था। इसके बाद में 1926 आया। 1926 में तलाश शुरू किया गया। एक लाइन लिखी है क्वेस्ट, पढ़िए, लिखा है QUEST, क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, यही लाइन लिखी है। ठीक है, तो 1926 ईस्वी में यह सोचा गया कि क्या चीज ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूलर लेवल पर, क्योंकि अब तक तो सारी चीजें हवा में चल रही थी। हवा में मेंडल ने जो बताया था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर का मतलब समझते हैं? मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, फैट, ये सब क्या है? बायो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लेवल पर कोई चीज आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कि नहीं आती है, इसकी तलाश शुरू की गई थी, क्वेस्ट। समझ में आया? तो हाँ, तो मैं लिख रहा हूं 1926 में क्या है? QUEST, क्वेस्ट का मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा तलाश। ठीक है, स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए, डिटरमाइन, इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए कोई चीज जाती है कि नहीं जाती है, किस पर? एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल के लेवल पर वास्तविक रूप में कुछ जाता कि नहीं जाता है अगली जनरेशन में, इसके लिए। ठीक है, समझ में आया? अगला है कि 1928 में ग्रिफिथ ने अब आए। अब इन्होंने, ग्रिफिथ सबसे पहले आए थे। एफ ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यहीं से समझते हैं, एफ ग्रिफिथ। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। सबसे पहले जो तलाश शुरू किया वो किसने किया? ग्रिफिथ ने। ठीक है, इन्होंने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये क्या है
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताएगा है क्या कोई चीज। देखिए इन्होंने बैक्टीरिया का सहारा लिया था। एक चीज जानिए, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? एसेक्सुअल होता है ना जनरली। लेकिन अगर सेक्सुअल होना है तो वो 3 तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको देख लीजिए। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप यहां देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है, ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, 2 बैक्टीरिया हैं, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो होगा क्या, बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर करेगा। ह्यूमन में क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर किए जाते हैं, मेल गैमेट स्पर्म को फीमेल गैमेट में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ उस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं है। इस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल कहाँ आएगा, इसमें आएगा, तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे आएगा, बाहर इन्वायरमेंट ही की नहीं है, बाहर जो जगह है वो क्या है, इन्वायरमेंट है, कोई मीडियम होगा, कुछ रखा होगा मीडियम में, खाना पीना, ठीक है। तो मीडियम के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा थ्रू द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे में जेनेटिक मटेरियल कैसे जाएगा, बाई वायरस। कैसे जाएगा, बाई वायरस से जाएगा। वो वायरस का नाम क्या होगा, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, गंगा के वाटर में जो मिलता है, ठीक है। और यहाँ वो इन्वायरमेंट से जाएगा। और तीसरा है कंजुगेशन में, 1-2 बैक्टीरिया है, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें जाना है बाय द कंजुगेशन ट्यूब। एक ट्यूब बनेगा दोनों के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेशन ट्यूब। और वो कंजुगेशन ट्यूब्स कैसे बनती है, सेक्सपिली याद आ रहा है ना, बैक्टीरिया की सरफेस पर फिम्बरी भी होते हैं और सेक्सपिली। फिम्बरी छोटे होते हैं, सेक्सपिली बड़े होते हैं, कम संख्या में। तो इस तरीके से सामने सामने आएंगे और कंजुगेशन ट्यूब बन जाएगा, बीच में एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कौन सा वाला तरीके से जाएगा, ये मतलब यहां से एक बैक्टीरिया यहां से यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब इसी को समझिए, ग्रिफिथ ने क्या किया था, देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इन्होंने लिया अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस, COCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो हमारे अंदर क्या कॉज करता है, निमोनिया, ह्यूमन में कॉज कराता है निमोनिया। माइस में भी निमोनिया कराएगा, माइस की डेथ हो जाएगी उससे, ठीक है। इसके और नाम क्या होते हैं, डिप्लोकोकस निमोनियाई भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, और लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहेगा, डिप्लोकोकस निमोनियाई बोलते हैं, ठीक है। या नीमोकोकस निमोनी, एक नाम और होता है नीमोकोकस निमोनी, ठीक है। इस बैक्टीरिया के इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। कितने स्ट्रेन जानते हैं इसके, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कलर नहीं, स्ट्रेन और स्ट्रेन अलग है। स्ट्रेन कलर होता है, स्ट्रेन R है स्पेलिंग में, वैरायटी, इसके 2 वैरायटी ली। जैसे कहते हैं वायरस ने अपना स्ट्रेन बदल लिया, तो वायरस में, कोरोना वायरस में बहुत सारे स्ट्रेन उसके आ रहे हैं, तो स्ट्रेन में 2 वैरायटी होता है। 2 वैरायटी इन्होंने लिया इसका, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन। R स्ट्रेन लिया था और S स्ट्रेन था, दोनों में अंतर समझ लीजिए। और क्या लिया था, माइस लिया था, चूहा लिया था एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, बैक्टीरिया और माइस था। R स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, रफ स्ट्रेन। यह है रफ स्ट्रेन है, और ये स्मूथ है, मतलब इसकी जो सरफेस है उसकी रफ है,
और इसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, मतलब सरफेस जो है, नोट कर लीजिएगा नहीं समझ में आएगा, इसकी सरफेस क्या है, वो रफ है, खुरदरी सरफेस है, और ये स्मूथ सरफेस वाला है। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं या तो कैप्सूल बोलेंगे या तो स्लाइम लेयर बोलेंगे। याद आ रहा है? बैक्टीरिया के चारों तरफ एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड का बना, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक कवर होता है। कुछ बैक्टीरिया में उनके चारों तरफ एक बाहर क्या मिलेगा, कवर मिलेगा, इनविलप, वो कवर बना होता है पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, उस कवर को क्या बोलेंगे आप, या तो कैप्सूल कहेंगे या तो स्लाइम लेयर। क्योंकि कैप्सूल क्या है, अगर वो कवर बहुत टफ है तो उसको बोलेंगे कैप्सूल, अगर वो कवर क्या है, लूज है, तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। ये वहां पर है सेल वाले चैप्टर में। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में स्मूथ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक क्या मिलेगा, अच्छा खासा एक कवर मिलेगा, इनविलप मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से इसकी सरफेस चिकनी दिखाई देती है। तो यहां पर बोलेंगे स्मूथ क्यों है, क्योंकि कवरिंग है ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बुक में लिखा होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये होता क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नीचे, आपने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो बैक्टीरिया में नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाद क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और सेल वॉल के ऊपर भी जो कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है, इनविलप है। सेल मेम्ब्रेन नीचे, ऊपर सेल वॉल म्यूरिन की बनी होती है, और सेल वॉल के ऊपर जितना कुछ दिखता है सब क्या होता है, इनविलप, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सब में नहीं होता इनविलप। रफ वाले में क्या है, ये कोई पॉलीसैकेराइड का कवर नहीं है। ठीक है, नो कवरिंग अराउंड, या फिर नो कैप्सूल, इसमें कोई कैप्सूल नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड है, वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गया। समझ में आया? जिसकी वजह से आर स्ट्रेन, देखिए अब कौन सा बैक्टीरिया है बताइए, इस बैक्टीरिया को और इसमें अंतर क्या है। ये वाला बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं कराता है, ये डिजीज कॉज कराता है। ठीक है, इससे निमोनिया नहीं होता है, उससे निमोनिया होता है। समझ में आया? मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। ये क्या है, नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब समझते हैं, पैथोजेनिक नहीं है। वायरुलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट का मतलब नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, बीमारी कॉज नहीं कराएगा। ये क्या है, वायरुलेंट है। ये हो गया पैथोजेनिक। तो क्या ऐसा है कि डिजीज कॉज नहीं कराता, इससे निमोनिया नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जब ये बैक्टीरिया जब किसी बॉडी में जाएगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको मार देता है। जैसे हमको हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए बैक्टीरिया एंटर किया है, तो क्या जरूरी है हमको बीमारी हो जाए? बच्चे मिट्टी खाते रहते हैं, गंदा गंदा फुल्की सब लोग खाएंगे और टिकिया खाएंगे, क्या हर बार बीमारी हो जाती है? नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम करता है, डिपेंड करता है कितना खतरनाक एजेंट बॉडी में आया है। तो आर स्ट्रेन कुछ निमोनिया नहीं कराता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसको क्या कर देता है, किल कर देता है। एस स्ट्रेन डिजीज क्यों कराता है? क्योंकि एस स्ट्रेन के बाहर क्या एक कवर है, उस कवर की वजह से अपने आप को बचा लेता है और इम्यून सिस्टम इसका कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या एक प्रोटेक्शन है। समझ में आया? इसलिए क्या है, ये वायरुलेंट है, ये डिजीज कॉज कराएगा, क्योंकि इसके बाहर एक बचाव का एक कवर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो नॉन वायरुलेंट क्यों है, लिखिएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कवर, पॉलीसैकेराइड कवर। और ये वायरुलेंट है क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कवरिंग, पॉलीसैकेराइड की जो कवरिंग है वो यहाँ पर है, इसलिए क्या है, वायरुलेंट है। और आगे लिख दीजिएगा एक लाइन, कैन, ये किल्ड हो जाएगा, कवर ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, किल्ड बाय इम्यून सिस्टम। होस्ट, क्योंकि इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इसको मार देगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा होस्ट में। ठीक है,
और यहां लिखेंगे ये क्या है, कैन नॉट किल्ड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। इतना नोट कर लीजिएगा, वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाता है और ये बच नहीं पाता है, इसलिए वायरुलेंट नहीं है, वायरुलेंट है। समझ में आया? तो इन्होंने दो तरीके के बैक्टीरिया बता दिए कि ऐसे ऐसे होते हैं। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया माइस के ऊपर में, माइस को लिया, ठीक है, हटा दें इसको। देखिए, तो इन्होंने लिया था सबसे पहले आर स्ट्रेन जानते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, ये आर स्ट्रेन कुछ नहीं कर सकता है। आर स्ट्रेन को लिया, इंजेक्शन में भरा और माइस को लगा दिया इंजेक्शन, ठीक है। इस आर स्ट्रेन को किसमें इंजेक्ट कराया इन्होंने, माइस में। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया, माइस में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइस बताइए लाइव रहेगा, मतलब मरेगा नहीं, क्योंकि जानते थे कुछ कर ही नहीं पाएगा, रफ वाला है ना, कोई समस्या नहीं, माइस का इम्यून सिस्टम इसको मार देगा। इंजेक्शन की मदद से उसको माइस में लगाया था, ठीक है। और दूसरा लिया एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, माइस डाई कर गया। जानते थे डाई कर जाएगा, क्योंकि एस क्या है, वायरुलेंट है, निमोनिया हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, निमोनिया की वजह से डेथ होगी, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि इस जो असली वाला कौन सा है, ये है जिसकी वजह से समस्या हो रही, इसको मार दीजिए, क्योंकि ये तो मरा हुआ है, इसको भी मार के देखते हैं। हीट किल्ड कराया, एस स्ट्रेन को हीट से क्या करा दिया, मार दिया, ठीक है। जानते हैं जब हीट किल्ड कराया जाएगा तो डीएनए जो होगा, जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा डीनेचर हो जाता है, पूरा नहीं होता है, थोड़ा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे, बस इतना होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें डीएनए होगा ना, डीएनए इसमें भी होगा, तो एस स्ट्रेन जो लिया था वो हीट किल्ड लिया, हीट से किल कराया हुआ एस स्ट्रेन लिया और माइस में इंजेक्ट कराया, और माइस क्या हो गया, बचेगा, ठीक है, लाइव बच जाएगा, क्योंकि ये हीट किल्ड करने से वो असर नहीं दिखा पाएगा, भले वो कवर है इसके अंदर, कवर भी सॉफ्ट हो जाएगा हीट किल्ड कराने से। और डीएनए क्या है, डीएनए क्योंकि ये जैसे मरता कैसे है, यहां माइस डाई क्यों किया, क्योंकि आर स्ट्रेन के अंदर डीएनए है, उस डीएनए ने कुछ ऐसा बनाया होगा प्रोटीन, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, माइस डाई हुआ होगा। समझ में आया? कवर की वजह से तो केवल उसको सुरक्षा मिल रही है, लेकिन मार किसकी वजह से रहा है, माइस को किसकी वजह से उसने खत्म किया, बैक्टीरिया ने, इसके अंदर जो डीएनए था उसने कोई प्रोटीन बनाया होगा। लेकिन ये ग्रिफिथ ये सब जानते नहीं थे अभी, ठीक है, वो तो बाद में हम लोग बता रहे हैं ना। समझ में आया? अब उन्होंने क्या किया, देखिए, अब लास्ट में उन्होंने सोचा कि ये जो आर स्ट्रेन है और इन दोनों को मिला के देखते हैं, ठीक है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में किसको रख दिया, आर वाले को, ठीक है, और माइस में इंजेक्ट कराया और माइस क्या हो गया, डाई। अब यहीं पर उन्होंने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए कि जब अकेले इसको रखा था तो माइस जिंदा था, जानते थे कुछ नहीं करेगा, इसको अकेले रखा, मरा हुआ था कुछ नहीं, लेकिन दो मरे को एक साथ कर दिया तो मर गया, मतलब ये दोनों जिंदा हो गए। ठीक, क्या ऐसा हुआ कि ये पैथोजेनिक हो गए, दोनों ही तो असर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये दोनों क्या है, उसको मार दिए माइस को, ठीक है। तो उन्होंने बताया, लास्ट में कंक्लूजन दिया, आप कंक्लूजन ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन दिया कि समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू द आर। ध्यान रखिएगा, उल्टा अगर स्टेटमेंट में आता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर से एस में कुछ गया नहीं, आर से कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि आर के अंदर तो कभी वो क्षमता ही नहीं थी मारने वाली, ठीक है। एस वाले के अंदर थी कभी क्षमता, लेकिन वो बाद में हीट किल्ड कराने पर वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो पावर किसके अंदर थी, इसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस यहां से हीट किल्ड वाले से कोई चीज आर में ट्रांसफर हुई होगी, जिसकी वजह से ये आर एस में कन्वर्ट हो गया होगा। किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एस में, और तब ये माइस मर गया होगा। अब क्या ट्रांसफर हुआ, उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुआ, जो टॉपिक का नाम है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यही कि क्या चीज ट्रांसफर होती है, तो क्या ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बाद में ये पता लगाया गया कि वो डीएनए है असली में, ठीक है।
तो कंक्लूजन दिया था कि समथिंग मतलब कुछ ट्रांसफर हुआ है, समथिंग, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कहां पर, टू आर स्ट्रेन में, ठीक है। और आर किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन की तरह वो बन गया होगा, ठीक है। और क्या ट्रांसफर हुआ था, वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी को क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वही ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। समथिंग मतलब क्या था, वो उन्होंने कहा वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुआ है, समझ में आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि हीट किल्ड से आर में गया था वो चीज। तो यही ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट था। कुछ चीज पूछनी है उसमें बताइए। अब देखिए इसके बाद में वो जो 3 साइंटिस्ट आए, ऑस्टवाल्ड, एवरी, ये सब, ठीक है, हाँ उनको देख लीजिए। अब तक तो ये नहीं पता था क्या चीज ट्रांसफर होती है, कुछ गया ये पता था, ठीक है। अब बाद में खोजा गया कि क्या चीज असली में ट्रांसफर होती है, किस चीज का ट्रांसफर होता है। तो देखिए 3 साइंटिस्ट हैं, 1934 से लेकर के 1944 तक ये नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता क्या है। 33 है, अच्छा हाँ, 33 से 44 है ना, यहां तक ये नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। नॉट नोन, ट्रांसफॉर्मिंग, नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नॉट नोन, पता ही नहीं था। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता था, उसकी बायोकेमिकल नेचर नहीं पता थी, बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था कि वास्तविक रूप से उसकी नेचर क्या है। ये तो जानते थे कि कोई चीज ट्रांसफर हुई, लेकिन उसकी बायोकेमिकली है क्या वो, ये नहीं पता था। एक चीज और देखिए, पिछले वाले में एक चीज और छूटी हुई है कि एक मिराकुलस, जैसे इन्होंने ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया लिया था, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, तो उस बैक्टीरिया को लेकर के एक बहुत बड़ा मिराकुलस, जानते हैं, चमत्कार हुआ। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया, उन्होंने देखा कि कोई बैक्टीरिया अपनी फिजिकल फॉर्म्स को भी चेंज कर सकता है। ये लाइन पढ़िए, लिखा है 2nd पैराग्राफ में, पढ़ लीजिए एक बार। 2nd पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एक लाइन लिखी हुई है कि मिराकुलस डिस्कवरी हुई, ठीक है, लाइन पढ़िए, मिला, लिखा ने मिराकुलस का मतलब चमत्कार। एक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक चमत्कार ये दिखाई दिया कि बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फिजिकल रूप भी बदल सकता है, फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकता है। इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, वहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगर कहा जाए कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या मिराकुलस डिस्कवरी हुई, एक्सपेरिमेंट, क्या ऐसा चमत्कार खोजा गया, तो चमत्कार ये था कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कैन चेंज, वो चेंज कर सकता है इट्स फिजिकल फॉर्म, अपने फिजिकल फॉर्म को वो चेंज कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है। फिजिकल फॉर्म्स का मतलब है कि देखिए किसने रूप बदला, ये बताइए, किस बैक्टीरिया का रूप बदला, इसमें फिजिकल फॉर्म किसकी चेंज हुई थी, आर की चेंज हुई थी, क्योंकि आर जो है वो एस में कन्वर्ट हुआ था ना। कैसे, जब आर में हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, वो तो बाद में पता लगा डीएनए गया था, हीट किल्ड से आर में कोई चीज गई होगी, तब आर किस में कन्वर्ट हुआ था, एस में, तो आर चेंज हुआ था, ठीक है। तो लिखेंगे आर स्ट्रेन जो है कन्वर्ट हुआ था एस स्ट्रेन में। यही है, फिजिकल फॉर्म चेंज कर लिया बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिस्कवरी थी उनके में। मतलब 2 चीजें था, एक तो बायोकेमिकल, एक तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बता दिए थे, और साथ में उनके में ये डिस्कवरी भी हुई थी। अब देखिए इस डेट से इस डेट तक ये नहीं पता था कि बायोकेमिकल नेचर क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की,
केमिकली होता क्या है। लेकिन 1944 में, इसी साल में जब ये खत्म हो रहा था, 1944 तक नहीं पता था, 1944 लास्ट में जाकर के, लास्ट के मंथ में डिस्कवर किया गया। तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। वो साइंटिस्ट कौन से थे? ओस्टवाल्ड, लास्ट के नाम याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड, मैं पूरा लिख दे रहा हूं एक का, ओस्टवाल्ड एवरी मैकलियोड, हाँ मैककार्टी, MC कार्टी, ये लास्ट का नाम है उनका, शुरुआत का नाम कोई जरूरत नहीं रखने की, ठीक है। मैकलियोड, मैककार्टी, एवरी, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही क्या कराया। अच्छा एक चीज और देखिए, उस वाले में ये कैसे पता लगा कि ट्रांसफर हुआ। देखिए जब हीट किल्ड वाले को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना, उसको आर स्ट्रेन के साथ, सॉरी एस स्ट्रेन के साथ में, एस नहीं आर स्ट्रेन के साथ में लेकर के इंजेक्शन में भरा माइस में, तो माइस क्या कर गया? डाई कर गया। ये ग्रिफिथ को कैसे पता लगा कि कोई चीज ट्रांसफर हुई? कोई बताएगा? आखिर ठीक है, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, हीट किल्ड, और आर को लिया, माइस में डाला, माइस मर गया। उन्होंने सोचा होगा कि कोई चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई होगी, सोचा होगा, लेकिन क्या उसका कुछ थोड़ा बहुत प्रूफ मिला कि कोई चीज गई है? इसका प्रूफ मिला? क्या गया ये तो नहीं पता लगा, कोई चीज गई है, इसका प्रूफ कैसे मिला उनको? जब इस माइस का पोस्टमार्टम किया गया, जो मर गया था माइस, इसका पोस्टमार्टम किया गया, तो यहां से इसकी बॉडी में से बायोकेमिक जो चीज आइसोलेट की गई, उसमें दो तरीके के बैक्टीरिया मिले। उसमें आपको एस स्ट्रेन की संख्या ज्यादा मिली, बहुत ज्यादा। देखिए आर स्ट्रेन भी मिला, ठीक है, हीट किल्ड वाले भी मिले, लेकिन किसकी संख्या ज्यादा थी? एस। उन्होंने सोचा हमने तो एस इंजेक्शन में नहीं मिलाया था, हमने तो हीट किल्ड एस लिया था, आर स्ट्रेन नॉर्मल लिया था, ये दोनों तो मिलेंगे। लेकिन एक तीसरा एस स्ट्रेन मिल गया जिसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, वो कहां से आ गया? इसका मतलब नया पैदा हुआ होगा। नया पैदा कैसे हुआ होगा? यहां से यहां कोई चीज गई होगी, ये कन्वर्ट हुआ होगा। लेकिन ये सारे कन्वर्ट नहीं हुए थे। अगर ये सब के सब कन्वर्ट हो जाते तो उसमें क्या है, आर स्ट्रेन नहीं मिलता। भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सब में ना हुआ हो, भाई कुछ में गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें गया वो कन्वर्ट हो गए। क्या सबको बदल दिया जा सकता है? सबको तो नहीं बदला जा सकता ना, हो सकता है किसी वजह से उसमें नहीं पहुंचा हो, ठीक है। तो पोस्टमार्टम से ये चीज पता लगी थी वहां पर। तो देखिए ये तीन साइंटिस्टों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराया। किसके? ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, मैं लाइन वाइज लिख रहा हूं, आइसोलेटेड, या फिर लिखा हुआ है सेकेंड लाइन देखिएगा, प्यूरिफाइड। आइसोलेट किया, आइसोलेटेड, या फिर प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, ये ग्रिफिथ ने क्लियर कर दिया था कि एस से ही, हीट किल्ड एस से कुछ गया होगा, ठीक। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया गया। कौन सा वाला? हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला। उसमें से कुछ केमिकल्स को निकाला गया। अब बैक्टीरिया से केमिकल्स कैसे निकलते जानते हैं? कोई बैक्टीरिया एक सेल है, सेल की सेल वॉल तोड़ी जाएगी, सेल मेम्ब्रेन तोड़ी जाएगी, उसके अंदर जो भी मिलेगा, उसके अंदर डीएनए मिलेगा, उसके अंदर प्रोटीन होगी, उसके अंदर आरएनए होगा, सब निकाल लिया। ये आइसोलेशन कहाँ पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि सेल से कोई चीज कैसे निकाली जाती है। तो हीट किल्ड मरे हुए एस स्ट्रेन से क्या मतलब सारी चीजें निकाल ली गई। जो भी बायोकेमिकल था, प्रोटीन निकाला गया, आरएनए निकाला गया, जितने चीज, कार्बोहाइड्रेट भी मिला होगा, ठीक है। तो कौन कौन से निकाले गए वो देखिए तो कौन कौन से निकाले गए थे बायोकेमिकल। ये भी ध्यान रखिएगा कि कहां से, ऐसे आ जाएगा कि हीट किल्ड से निकाला गया, आर से निकाला गया कि एस से। तो हीट किल्ड से निकाले गए थे बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड
एस से निकाले गए थे। 3 तरीके के बायोकेमिकल हम जानते हैं, ठीक है। पहला बायोकेमिकल क्या है, डीएनए हो सकता है, दूसरा आरएनए, तीसरा प्रोटीन। यही 3 पर डाउट होता है, ठीक है। यही लोग मानते थे कि इन तीनों में से कुछ ट्रांसफर होता है, समझ में आया। लेकिन पहले क्वेश्चन आता है कि पहले क्या माना जाता था, शुरुआती दौर में क्या माना जाता था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या है। प्रोटीन लिखा है कि सबसे पहले 1933 से और 44 तक ये माना जाता था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये केमिकल निकाल लिए और केमिकल निकालने के बाद में 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया, ऐसे 3 क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इन टेस्ट ट्यूब में इन्होंने यहां पर इन्होंने लिया बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा, आर स्ट्रेन। क्या लिया भाई, सेम वही एक्सपेरिमेंट देखिएगा, रिपीट कराया जाएगा, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराया जाएगा, भी देखिएगा। आर स्ट्रेन लिया, ठीक है। इसमें भी क्या लिया, 3 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, सब में क्या ले रहे हैं, आर स्ट्रेन, जो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां देखिए ये सब आर स्ट्रेन है, ठीक है। अब यहां से जो बायोकेमिकल निकाले गए, ठीक है, उनको इसमें तीनों में थोड़ा थोड़ा मिला दिया गया। जैसे ग्रिफिथ ने क्या किया था, उन्होंने लिया था हीट किल्ड एस को लिया था, साथ में किसको मिलाया, आर को, यही तो किया था ना। और दोनों को एक साथ रख के इंजेक्शन में भरा, माइस को लगा दिया। ये माइस को नहीं, यहां पर क्या करेंगे, ये माइस को लगाया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा, लेकिन ये हीट किल्ड बैक्टीरिया नहीं रखा जाएगा यहां पर। उसमें जो चीज होती है उसको निकाला गया, समझ रहे हैं एक चीज को। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इंजेक्शन में दोनों को मिलाया और माइस को लगा दे रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, लगभग सेम है। अंतर क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल तो चेक करना कि वास्तविक रूप से क्या चीज जा रही है, ठीक है। उस मटेरियल को उन्होंने निकाला, केमिकल्स उसके अंदर निकाली, बैक्टीरिया नहीं लेंगे यहां पर। माइस को जो लगाया जाएगा वो आर स्ट्रेन रहेगा उस इंजेक्शन में, लेकिन क्या नहीं रहेगा, हीट किल्ड बैक्टीरिया नहीं रहेगा, उसके अंदर का केमिकल रहेगा। समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने लिख दिया बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड से बायोकेमिकल्स निकाले गए। वो बायोकेमिकल्स क्या हो सकते हैं वो यहां लिख लीजिएगा। वो आपका डीएनए हो सकता है, वो आपका प्रोटीन होगा और वो आपका आरएनए होगा, ठीक है। ये 3 होते हैं। इन तीनों बायोकेमिकल्स को थोड़ा थोड़ा यहां रख दिया गया, बैक्टीरिया नहीं रखा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसको अलग से बना लीजिएगा। ये क्या है, ये सब बायोकेमिकल्स हैं, तीनों थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाया गया। ये सब क्या है, बायोकेमिकल्स हैं, ठीक है। ठीक, तीनों में अंदर बायोकेमिकल मिला दिया और स्ट्रेन मिला दिया। तो देखिए अब एक एक एक्सपेरिमेंट में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, एक में इन्होंने मिलाया डीएनए। अब क्या मिला रहे हैं ये देखिए, एक चीज और मिलाएंगे, डीएनए। इस वाले में इन्होंने मिलाया डीएनए, ठीक है। इसमें मिलाया आरएनए, RNAS ऐसे लिखा जाता है, और मिलाया प्रोटीज। मतलब टेस्ट ट्यूब में कितना चीज मिलाया, तीनों में आर स्ट्रेन रखा, तीनों में ये जो हीट किल्ड वाला था उससे जो केमिकल निकले तीनों में सेम रख दिए उठा के थोड़ा थोड़ा। इसमें डीएनए मिलाया, उसमें आरएनए, उसमें प्रोटीज मिलाया, ठीक है। और मिलाने के बाद में ये पूरे सैंपल को माइस को लगा दिया, तीनों जगह से। ये सैंपल उठाया यहां से और किसको लगाया, माइस को। इसको लगाया माइस को, और इसको भी क्या किया, माइस। अंतर देखिए 2 है, यहाँ एंजाइम भी मिला रहे हैं साथ में, और यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया पूरा नहीं ले रहे हैं, उसका केमिकल ले रहे हैं, बस इतना अंतर है, ठीक। अब बताइए माइस को मिलाएंगे, यहाँ क्या असर आएगा। यहां पर माइस हीट किल्ड है, ध्यान रखिएगा, हीट किल्ड है, ठीक है। हीट किल्ड को आर के साथ मिलाते हैं, माइस मरना चाहिए, यहां माइस नहीं मरेगा, यहां माइस नहीं मरेगा, ठीक है। अभी बताता हूं, यहां माइस क्या रहेगा, लाइव रहेगा। बाकी दोनों जगह पर माइस क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अब यहीं से क्लियर हो गया कि क्या चीज ट्रांसफर हुई,
क्योंकि देखिए यहां पर उनके हिसाब से, ग्रिफिथ के हिसाब से हीट किल्ड का मटेरियल ले रहे हैं ना भाई, हीट किल्ड समझ लीजिए, आर था, कन्वर्ट होना चाहिए था, ठीक है, माइस मरना चाहिए, तो माइस नहीं मरा क्योंकि डीएनए मिला है। हम जानते हैं डीएनए है, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा। मतलब हीट किल्ड का बायोकेमिकल, यहां कितने बायोकेमिकल आए होंगे, 3 आए होंगे ना। कौन सा आया होगा, प्रोटीन भी आई होगी, डीएनए भी आया होगा, आरएनए, डीएनए आरएनए बच गए, मर क्यों, कौन सा डिग्रेड हो गया, डीएनए, यहां डीएनए पूरा टूट गया होगा। मतलब जब डीएनए रहेगा ही नहीं टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि डीएनए एंजाइम इसको तोड़ देगा, तो ट्रांसफर क्या होगा, तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, और ट्रांसफर नहीं होगा तो आर स्ट्रेन माइस का कुछ नहीं करेगा। आर स्ट्रेन क्या करेगा, माइस में कोई समस्या क्रिएट नहीं कराएगा, क्योंकि आर स्ट्रेन फिर कन्वर्ट नहीं होगा एस में, समझ में आ रहा है। तो डीएनए, ये यहां पर डीएनए मिलाने से ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तीनों में एक्सपेरिमेंट कहां डिस्टर्ब हुआ, यहां पर डीएनए जैसे ही मिलाया तुरंत एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, डिस्टर्ब, रिजल्ट आ गया चेंज। माइस डाई होना चाहिए था, लेकिन माइस क्या हो गया, बच गया। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, क्योंकि देखिए जब आरएनए मिलाएंगे तो इसके अंदर 3 चीजें बायोकेमिकल में, आरएनए टूटेगा, तो आरएनए जब टूटेगा तो बचा क्या रहेगा, डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा तो ये मर गया, जाहिर सी बात है मर गया। तो मर गया इसका मतलब यहाँ ट्रांसफर हो रहा कुछ ना, डीएनए ही गया होगा ना। यहाँ क्या है, प्रोटीएज है, तो प्रोटीन हट जाएगा, बचेगा आरएनए और डीएनए, डीएनए चला गया होगा, लेकिन यहाँ तो डीएनए ही खत्म कर दिया गया, यहाँ तो डीएनए ही नहीं है, तभी तो ये बच गया। इसका मतलब जाने वाली चीज कौन सी थी, डीएनए ही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब में ये मरने नहीं चाहिए थे, ये सब बचने चाहिए थे। डीएनए पे मिलाने पे, डीएनए मिलाने पे क्यों ऐसा डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब डीएनए ही जा रहा है, समझ में आ रहा है, तभी तो एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बाकी तो ऐसा चल रहा ना, जैसे ग्रिफिथ वाले में चल रहा था वैसे ही तो सब चल रहा ना, ये सब मर जा रहे नहीं मर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों बच गया, क्योंकि डीएनए मिलाने पर, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता ही है, वही तो क्लियर कर रहे थे ना, वही तो जानना चाह रहे थे क्या चीज है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, तो सोच रही हो तुम। डीएनए देखिए जेनेटिक मटेरियल पहले माना जाता था प्रोटीन है, बाद में खोजा गया कि एक्चुअली में है क्या है। विश्वास कैसे करेंगे जब तक एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ वाला। ग्रिफिथ ने कहा था कि माइस को मरना चाहिए, हीट किल्ड के साथ जब आर मिलाएंगे, माइस मर रहा, लेकिन डीएनए वाले केस में जब यहाँ डीएनए मिलाएंगे तो डीएनए मिलाने से ये बच जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो डीएनए ही यहाँ से कहा, यहाँ बाहर जो डीएनए था, हीट किल्ड वाले का डीएनए था कि नहीं, तारे वो तीनों चीजें लाए थे हम, वो यहाँ नहीं जा पाए हो क्योंकि बाहर उसका खल्लास हो गया होगा, वो मीडियम में खत्म हो गया होगा। तो जो यहाँ नहीं पहुंच रहा डीएनए, तभी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बच जाएगा। और हाँ, सब में डीएनए नहीं मिलाया गया, इसका मतलब बाहर से डीएनए गया, बाहर से डीएनए गया। प्रोटीएज आरएनए मिलाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन होता ही नहीं जेनेटिक मटेरियल। इससे तो यही क्लियर हो रहा ना, है ना। तो इन्होंने बायोकेमिकल नेचर दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, तो उन्होंने बताया बायोकेमिकल नेचर क्या होती है, डीएनए होता है, ठीक है। और इसके बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, हार्ट से। थोड़ा सा देख लीजिए, 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, लेट हो रहा है, अच्छा। और कुछ समझना हो तो बताइए। आज क्यों हल्ला करने लगे, अब तक तो हल्ला नहीं हो रहा था, 20, 20, 25 हो जाता था, आज क्यों हल्ला हो रहा है। नहीं, कल पिछली बार वाले में 30, 25, 5-25 टाइम हो गया, तो किसी ने हल्ला नहीं किया था उस समय, नहीं किया था। हाँ, दूर नहीं जाना है तुमको, यहीं जाना, मुझे पता है। तुम खाली देखिए, बस थोड़ा से हम पहले आपको बता दे, ज्यादा टाइम नहीं लेना। इधर देखिए, हर से चीज, हाँ बता दो, तुम ही कुछ पूछ लीजिए, लेकिन लॉजिकल सवाल पूछिएगा तब। हाँ बताओ जी। हाँ, ग्रिफिथ ने कहा था कुछ चीज ट्रांसफर होती है, ये नहीं बताया। उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जाता है, नहीं पता था उनको। तो ये तो 3 साइंटिस्टों ने बताया कि डीएनए ही जाता है ना। ग्रिफिथ ने तो कहा था कोई चीज जा रही है, वो क्या जा रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जा रहा है, वो उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए थे। नेचर इन तीनों ने मिलकर बताया,
कि नेचर क्या है भाई, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो जा रहा है उसकी नेचर क्या है, केमिकली वो है क्या, वो डीएनए है, क्या चीज है। और इसी अब तक लोगों को विश्वास नहीं था। और ये हर्शी एंड चेस दो साइंटिस्ट आए 1900 किसमें 52 में आए, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट उन्होंने, क्योंकि अब तक लोगों को विश्वास नहीं था। लोग ये भले लाख चिल्ला रहे हैं कि क्या है डीएनए है, लेकिन लोग क्या है विश्वास नहीं कर रहे थे। और विश्वास कब किए, जब हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट अपना फिर से क्लियरेंस दिए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं है प्रोटीन और आरएनए में। कहीं ये माइस जो है ये जिंदा बच्चा था, मर गया था ना दोनों केसेस में। जैसे ग्रिफिथ वाले में बताया कि मर जाएगा, यहाँ पर भी तो मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। एक्सपेरिमेंट कहाँ फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है डीएनए वाले में। जब डीएनए मिलाया गया तो क्या हो गया, तुरंत वो रिजल्ट चेंज आ गया। मरना चाहिए था लेकिन वो जिंदा बच गया, इसका मतलब डीएनए ही है, तभी तो डिस्टर्ब हो गया एक्सपेरिमेंट। एक लाइन और लिखी गई है कि डीएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर है बताइए। इन दोनों में क्या, किसी ने लाइन नहीं पढ़ा, कोई पढ़ता नहीं है कि कोई लाइन लिखी गई है छूट गया इसको हमको बता दीजिए। क्यों? किसी ने नहीं कहा कि ये लाइन बता दीजिए, लाइन छूट रहा है, बस खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, जाना है घर जाना है, बताओ जी। हाँ कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग की एकदम लाइन सेट है पूरी की, इसके बाद ये लाइन आ रही है नहीं है ना। तो कोई लाइन छूट रही तो आपको बताना चाहिए लाइन छूट रहा था, उसमें ये क्वेश्चन लिखा गया है कि डीएनए और डीएनए में क्या अंतर है, बताइए। हाँ अरे कुछ अंतर है कि नहीं है, क्या अंतर है बताइए। ये ठीक, ये डीएनए को तोड़ता है, ये ठीक। और ये वाला नहीं, तो ये ऐसे लिखना चाहिए था ना, ये एस क्यों लगा, ये प्लूरल टर्म, ध्यान रखिएगा डीएनए का प्लूरल है ये। डीएनए जिसको भी पढ़ा जाएगा, डीएनए जिसको भी, वो एएससी है, वो एंजाइम है, और ये डीएनए है, ये डीएनए का प्लूरल टर्म और कुछ नहीं है। समझ में आया? और कुछ समझना है बताइए। कोई सीरियस मोड में पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कोई सीरियस मोड में नहीं पढ़ रहा है। और जो थोड़ा बहुत सीरियस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। समस्या तो यहां तक ये है कि जो थोड़े से सीरियस लगते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत में पहले दिन ही बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा खराब चीज होती है। आप ये सोचिए मुझे कुछ नहीं आता है, क्यों? लेकिन एग्जाम में जाइए तो कहिए मुझे सब कुछ आता है, सबसे तेज मैं ही हूं, मुझसे तेज कोई। अगर आप एग्जाम में गए और आपको भीड़ दिखती होगी, कुछ लोग हैं ना भीड़ देख करके ना कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। हम एक लोग जानकार में हमारे थे, वो जब एग्जाम देने जाते थे तो एक बार वो अपना रोल नंबर ही लिखना भूल गए थे। सीपीएमटी चलता था पहले, सीपीएमटी बहुत तेज थे पढ़ना, खूब तैयारी करके जावे, लेकिन अपना रोल नंबर ही वो देख करके चौंक गए कि इतने बच्चे, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो वो टेंशन में आकर के रोल नंबर ही लिखना भूल के पेपर बहुत अच्छा करके आए थे, तो चेक ही नहीं हुआ होगा। तो हम जैसे एग्जाम में आपको सीधे से बता रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाइए, सोचिए सब बेकार है, ये बेवकूफ हैं, ये भले बेवकूफ नाम, आप बेवकूफ, लेकिन आपको वहां ये माइंड सेट करके जाना पड़ेगा ये किसी कर्म लायक नहीं। मैं जब जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये किसी कर्म लायक नहीं है। सबसे तेज अपने आप को मानिए, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी क्लास में अपने आप को तेज मत समझिए, ठीक है? तो और कुछ नहीं पूछना है तो पढ़ के आइएगा अगली बार, ठीक है? चैप्टर बहुत बड़ा है थोड़ा सा, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। अब ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये 2-3 दिन जो था ये आसान चीजें थी, अब आगे जो है चैप्टर कॉम्प्लेक्स चलेगा, ठीक है? तो शुरुआत वाला अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने ढंग से, तो पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक? ओके।